तो पहले ये समझ लेते हैं कि अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जो सम इंश्योर्ड है वो एक्चुअल वैल्यू एट रिस्क से कम लिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे अंडर इंश्योरेंस। मतलब कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू की मतलब मैं इसमें सारी चीज़ में कवर कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब कि इसमें बिल्डिंग भी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी भी आ गई, फर्नीचर फिक्चर आ गया, अदर कंटेंट्स आ गया, स्टॉक आ गया और अदर स्ट्रक्चर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख की है, लेकिन सम इंश्योर्ड लिया हुआ है सिर्फ 8 लाख रुपए का या 9 लाख रुपए का। मतलब कि जो सम इंश्योर्ड है ना वो एक्चुअल वैल्यू से कम लिया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे अंडर इंश्योरेंस। बस ये सिंपल मीनिंग है अंडर इंश्योरेंस का। मीनिंग को आप सबको पता ही होगा, लेकिन उसका एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होता है क्लेम के टाइम, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक फॉर्मूला होती है अंडर इंश्योरेंस की, वैल्यू एट रिस्क माइनस सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 100। आपको लगता होगा कि ये क्या पेचीदा फॉर्मूला है, इससे अच्छा तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये बस दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही इजी है, आप तुरंत ही समझ जाओगे विथ एग्जांपल। सपोज कि वैल्यू एट रिस्क 10 लाख का है और सम इंश्योर्ड लिया हुआ है 9 लाख रुपए का। तो हम ये हमारे पास ये दो डेटा है अवेलेबल है, वैल्यू कितना है एक्चुअल और सम इंश्योर्ड कितना लिया हुआ है। तो क्लियरली हमें यहाँ पता चल जाता है कि सम इंश्योर्ड कम है, तो यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस है ऑब्वियसली। लेकिन कितना परसेंटेज है वो हमें नहीं पता, तो वो हम कितना परसेंटेज का अंडर इंश्योरेंस है वो हम निकालेंगे ये फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम वैल्यू एट रिस्क माइनस सम इंश्योर्ड करेंगे। तो 10 लाख माइनस 9 लाख रुपया, 10 लाख का वैल्यू है और 9 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 1 लाख। तो ऊपर की वैल्यू हमें मिल गई। अब नीचे की जो वैल्यू है ये फॉर्मूला की, वो हमें पता है कि वैल्यू एट रिस्क कितना है 10 लाख है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि वैल्यू एट रिस्क माइनस सम इंश्योर्ड की जो ये है ना डिफरेंस, वो डिवाइड बाय वैल्यू एट रिस्क और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस 10% है। ये तो बहुत ही मतलब ये जो फिगर है मैंने वो राउंड फिगर लिया है, इसलिए आपको तुरंत पता चल गया होगा कि इसमें 10% अंडर इंश्योरेंस है। लेकिन कोई और टाइप का फिगर होता है यहाँ पे, मान लो कि ये फिगर है यहाँ पे और सम इंश्योर्ड इतना लिया हुआ है, तो ऐसे केस में हमें फॉर्मूला से ही चलना पड़ेगा अंडर इंश्योरेंस कितना है वो निकालने के लिए। तो दोस्तों अंडर इंश्योरेंस इस तरह से एप्लीकेबल होता है। भारत सूक्ष्म और लघु पॉलिसी में 15% तक का जो अंडर इंश्योरेंस है, 15% तक का अंडर इंश्योरेंस वो वेव है। मतलब कि पॉलिसी में अगर 15% तक का अंडर इंश्योरेंस लगा हुआ है तो भी क्लेम में कोई रिडक्शन नहीं होगा।
फिर दूसरा पॉइंट है अंडर इंश्योरेंस में 15% तक का अंडर इंश्योरेंस वेव है, वो हमने देख लिया। पॉइंट नंबर 2 है अंडर इंश्योरेंस इज अप्लाइड सेपरेटली ऑन ईच क्लास ऑफ आइटम। मतलब कि अलग अलग टाइप की जो क्लासेस है, बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, स्टॉक है, अदर कंटेंट और अदर स्ट्रक्चर्स, ये सब को हम बोलेंगे अदर क्लास ऑफ आइटम। तो ये जितने भी क्लासेस है, ये बिल्डिंग का क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी का क्लास, ये फर्नीचर फिक्सचर का क्लास, ये सभी का अंडर इंश्योरेंस सेपरेटली एप्लीकेबल होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक चीज़ देख ले, एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू एट रिस्क, उसके नीचे मैं लिखता हूँ सम इंश्योर्ड। तो बिल्डिंग की वैल्यू मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 1,00,000 रुपए की, मान लो कि वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू है। फिर प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू 1,30,000 है। फर्नीचर 50,000 का है फैक्ट्री के अंदर, और स्टॉक जो है वो 1,50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। बाकी सब कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं है, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है, ऐसा मान के हम चलते हैं। लेकिन कस्टमर ने सम इंश्योर्ड इसका बिल्डिंग का लिया हुआ है 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का सम इंश्योर्ड कस्टमर ने लिया हुआ है 1,00,000 का। फर्नीचर का सम इंश्योर्ड कस्टमर ने लिया हुआ है 35,000 का, और स्टॉक का लिया हुआ है 1,30,000। ये हमने एज्यूम किया। तो हमारे पास ये दो डेटा अवेलेबल है। एक तो हमारे पास वैल्यू एट रिस्क है यहाँ पे कि कितने की वैल्यू है फैक्ट्री के अंदर, और नीचे हमारे पास है सम इंश्योर्ड। अब ये इसके बेसिस पर हम पता लगाएंगे कि कौन से क्लासेस में, मतलब कि बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, स्टॉक, ये कौन से क्लास के अंदर कितना अंडर इंश्योरेंस है, वो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला पता लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिफरेंस कितना है पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना है, वैल्यू एट रिस्क माइनस सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पे ओवर इंश्योरेंस है, वैल्यू एट रिस्क 1,00,000 है, लेकिन सम इंश्योर्ड लिया हुआ है 1,20,000 बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हुआ ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है पॉलिसी में, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पे सम इंश्योर्ड कम है ना, वहीं पे ही अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल है। बाकी के केस में हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस आ रहा है 30,000 का, वैल्यू एट रिस्क है 1,30,000, सम इंश्योर्ड लिया हुआ है 1,00,000। इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो फर्नीचर फिक्सचर का भी डिफरेंस पता चल जाएगा और स्टॉक का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, ये हुआ है इतना रुपये का कम अंडर इंश्योरेंस है। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है कि
अंडर इंश्योरेंस जो है वो परसेंटेज में कितना है, तो उसकी हम फॉर्मूला ये है कि ये जो डिफरेंस है डिवाइड बाय वैल्यू एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिखता है कि प्लांट एंड मशीनरी में अंडर इंश्योरेंस 23% है। यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि फर्नीचर फिक्सर में अंडर इंश्योरेंस 30% है और स्टॉक के अंदर अंडर इंश्योरेंस 13% है और बिल्डिंग में कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कंडीशन थी कि अंडर इंश्योरेंस अप टू 15% इज वेव्ड अंडर सूक्ष्म एंड लघु सुरक्षा पॉलिसी, ठीक है 50% तक वेव है, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा ईच क्लास ऑफ आइटम में, हर एक आइटम में अलग से एप्लीकेबल होगा। तो स्टॉक का जो अंडर इंश्योरेंस 13% है, तो इसका जो अंडर इंश्योरेंस पूरा का पूरा 13% वेव होगा, लेकिन इसमें 15% से ज़्यादा है अंडर इंश्योरेंस, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा अंडर इंश्योरेंस फर्नीचर और फिक्सचर में, और प्लांट एंड मशीनरी में भी अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल होगा। बिल्डिंग में तो सम इंश्योर्ड ज़्यादा ही लिया था, इसलिए यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से अंडर इंश्योरेंस की ये ट्रीटमेंट होती है इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई क्लेम आता है तो क्लेम का पेमेंट किस तरह से होगा और कितना होगा, वो भी हम एग्जांपल में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक फायर लॉस होता है, बिकॉज ऑफ फायर बिल्डिंग को भी नुकसान होता है, प्लांट एंड मशीनरी को भी नुकसान होता है, फर्नीचर फिक्सर और स्टॉक का भी कुछ डैमेज होता है। तो हम यहाँ पे लॉस की अमाउंट लिखते हैं कि बिल्डिंग का जो लॉस हुआ वो 30,000 का लॉस हुआ, और प्लांट एंड मशीनरी का सपोज हुआ 20,000 का लॉस हुआ प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर फिक्सचर में 10,000 का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ फायर, और स्टॉक में 70,000 का स्टॉक जल गया। तो यहाँ पे इसको मैं अभी, ये कॉलम कुछ काम के नहीं है जी और एस, उसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो लॉस हुआ वो हुआ है 1,30,000 का लॉस हुआ। अब अंडर इंश्योरेंस कैसे एप्लीकेबल होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिडक्शन बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्डिंग में कोई भी अंडर इंश्योरेंस था ही नहीं, क्योंकि सम इंश्योर्ड ज़्यादा था वैल्यू से, इसलिए यहाँ पे जो फायर लॉस जो है बिल्डिंग का रिपेयर करने का जो 30,000 का एक्सपेंस है वो यहाँ पे पूरा का पूरा 30,000 अप्रूव होगा। फिर हम यहाँ आते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में दोस्तों यहाँ पे 23% का अंडर इंश्योरेंस है, तो 20,000 जो लॉस है ना, लॉस अमाउंट, उसके ऊपर यह 23% का डिडक्शन होगा। तो 20,000 में से 4,615 रुपये का डिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। इसी को मैं, ये फॉर्मूला को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों फर्नीचर फिक्सर में 3,000 का अंडर इंश्योरेंस का डिडक्शन होगा, और यहाँ पे देखिए पॉलिसी की कंडीशन के मुताबिक 15% तक का अंडर इंश्योरेंस वेव है। तो ये जो स्टॉक है ना, उसका अंडर इंश्योरेंस सिर्फ 13% ही था, इसलिए
यहाँ पे तो 15% तक तो हम वेव कर ही सकते हैं अंडर इंश्योरेंस एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे कोई भी अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे डिडक्शन होगा 0। तो टोटल डिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस 37,000 रुपीज़ का डिडक्शन होगा, 37,615। तो क्लेम पेमेंट अब कितना होगा? तो क्लेम पेमेंट होगा, यहाँ डिडक्शन में मैंने 30,000 रुपये लिखे, वो गलती से लिख दिए। यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग में कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पेमेंट करेंगी, तो बिल्डिंग का जो भी एक्सपेंस हुआ 30,000 का, वो पूरा का पूरा क्लेम पास होगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में जो लॉस हुआ 20,000 का, उसमें से अंडर इंश्योरेंस माइनस होगा, तो 15,385 रुपये का क्लेम अप्रूव होगा प्लांट एंड मशीनरी में। और फर्नीचर फिक्चर में 10,000 का लॉस था और 3,000 का डिडक्शन बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो उसका 7,000 का क्लेम पास होगा फर्नीचर फिक्चर में। और स्टॉक में अंडर इंश्योरेंस था 13%, फिर भी पूरा का पूरा 70,000 क्लेम पास होगा क्योंकि वो 15% से कम है अंडर इंश्योरेंस। तो टोटल क्लेम पेमेंट होगा 1,37,000। ये प्लस इसको फॉर्मूला मैं लगाता हूँ टोटल की। टोटल पेमेंट होगा क्लेम का 1,22,385 रुपये। तो ये जो 7,615 रुपया जो डिडक्शन हुआ वो बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। दोस्तों किसी के मन में ये सवाल होगा कि ये जो 15% अंडर इंश्योरेंस वेव करने की जो बात है, तो इसमें अगर 16% अंडर इंश्योरेंस है तो सिर्फ 1% ही अंडर इंश्योरेंस लगना चाहिए, क्योंकि 15% तो वेव है, तो सिर्फ 1% ही लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए कि 15% तक का अंडर इंश्योरेंस वेव है, लेकिन अगर अंडर इंश्योरेंस 15% से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि 16% अंडर इंश्योरेंस हो रहा है, तो पूरा का पूरा 16% का डिडक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 15% का अंडर इंश्योरेंस पूरा का पूरा वेव है, ऐसा नहीं है। ये बात को आप समझिए।